नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं एक ऐसा टॉपिक है, इससे संबंधित हमेशा परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अर्थव्यवस्था में ये भाग आता है। कई बार इसमें पंचवर्षीय योजना का काल पूछ लिया जाता है। कई बार किसी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई योजना के बारे में बात कर ली जाती है। तो आज हम पूरा इसको यहीं पर क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपको ये रटना ना पड़े, आप आसानी से चीजें समझ सकें। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी जितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, सब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यहीं पर पूरी जानकारी मिलती रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि स्टैटिक जीके से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, आपका वो यहीं पर क्लियर होता चले। पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई थी। इन योजनाओं को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 2015 में नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 से 1956 के बीच में। देखिए, 1950 में हमारा संविधान लागू होता है। अब जब संविधान लागू हो गया था तो न हमारे पास कोई स्थिर गति थी, न कोई योजना थी, न कोई हमारे पास आगे बढ़ने के कोई ऐसी प्लानिंग थी जो कि हमारे पूरे देश को एक दिशा में लेके चल पाती। इसी बीच में क्या किया गया, 1950 जब संविधान लागू होता है तो एक हमारे यहाँ योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग बनता है। इस आयोग का मुख्य कार्य होता है कि यह योजनाएं बनाएगा, विभिन्न क्षेत्र के लिए योजनाएं चालू करेगा, उनके लिए एक समय सीमा तय करेगा, उनको पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन बताएगा। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, उसका जो लक्ष्य रखा जाता है, कृषि क्षेत्र और सिंचाई को बढ़ावा देना। क्योंकि शुरुआत में हमारा देश केवल कृषि पर निर्भर था, यानी हम कह सकते हैं हमारी एक 70% की आबादी कृषि करती थी। तो ऐसी योजना लाना आवश्यक था कि कृषि में सुधार किया जा सके, कृषि पर काम किया जा सके, जिससे कि त्वरित जो समस्याएं थी उनको हल किया जा सके। फिर होता क्या है, उस समय हमारी जो स्थिति थी, भूखमरी और खाद्य उत्पादन की समस्या से हम लोग जूझ रहे थे। तो ये जो पहली योजना बनाई गई, ये इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि भूखमरी कैसे खत्म हो और खाद्य उत्पादन की समस्या कैसे हल हो। क्योंकि हमारे पास उतने उन्नत किस्म की न प्लानिंग थी और ना हम कह सकते हैं उन्नत किस्म की हमारे पास जानकारी थी, और उतने संसाधन भी नहीं थे कि हम उनका उपयोग पूरी तरीके से कर पाते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की जाती है, योजना बनाई जाती है। इसमें परियोजनाएं कौन सी चली थी? भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई, हीराकुंड परियोजना बनाई गई। देखिए, ये चीजें हमारे पास नहीं थी। आप चीजों को जो पढ़ेंगे राजनीति से हट के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीति के हिसाब से आप चलेंगे कि 2014 के बाद ऐसा हुआ, इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, या हुआ था। तो हमारी जो महत्वपूर्ण परियोजना उस समय बनी थी, वो भाखड़ा नागल बांध बना था, दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी और हीराकुंड बांध बनाया गया था। ये परीक्षा में पूछा भी गया, इसलिए हमने इसको रखा है कि ये तीनों जो परियोजनाएं थी, ये तीनों जो बांध थे, कब बने थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही ये बने थे। परिणाम क्या होता है? इस योजना का परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होता है। यह योजना सफल रही और विकास दर जो है 3.6% रही। यह भी पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही थी कि नहीं सफल रही थी? तो ये सफल रही थी। इसको सुचारू रूप से चलाया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और इसमें जो हमारी विकास दर हमें मिली थी वो 3.6% की मिली थी। इसके बाद आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल रहता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच का है। क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी हो चुकी है। अब पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है तो हम उतना तो आगे बढ़ ही गए हैं, यानी थोड़ी ग्रोथ तो हमारी हो ही गई है। अब इनका लक्ष्य क्या होता है? देखो, कृषि हमने सुधार लिया, कृषि हमने सुधारा और हमें एक सफल योजना मिल चुकी है। अब हमारा अगला काम रहेगा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ये इस बार का लक्ष्य रखा गया। फोकस क्या था? भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। देखिए, उस समय हमारे पास कोई उद्योग वगैरह तो स्टेबल थे नहीं। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे यहाँ उत्पादन भी हो, चीज़ों की सप्लाई भी हो, सस्ता सामान मिल सके, या इतनी बेहतर स्थितियों में नहीं थे।
तो इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करने से संबंधित योजना बनाई गई। महत्वपूर्ण पहल जो थी इनकी, महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अब इसमें किया, उसमें बांध बना दिए गए थे, इसमें क्या किया गया भाई, इस्पात के कारखाने लगाने शुरू किए गए कि अपने यहाँ लोहा बनेगा, अपने यहाँ उत्पादन होगा तो अपना ही वृद्धि होगी। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, इस योजना के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास दर तेज होती है, विदेशी मुद्रा संकट बढ़ जाता है, क्योंकि देखो सारी चीजें आप एक साथ नहीं कवर कर सकते हो। आप तुरंत आजाद हुए हैं, आपका संविधान अभी भी लागू हुआ है, तो आप धीरे धीरे एक एक चीज को बनाएंगे तो आप पूरी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, औद्योगिक विकास दर तेज होती है और यही हमारा उद्देश्य भी था। इसके बाद आता है तीसरी योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय रहता है 1961 से 1966 के बीच का रहता है। लक्ष्य क्या होता है, आत्मनिर्भरता और विकास, कृषि का विकास करना है। पहले हमने कृषि पर ध्यान दिया था, फिर हमने उद्योगों पर ध्यान दिया है, उद्योग के बाद अब हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भरता पर ध्यान देंगे, यानी प्रति व्यक्ति निर्भरता बने, प्रति व्यक्ति बेहतर काम करे। फोकस इनका क्या था, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, औद्योगिक और कृषि का संतुलन। जो हमने पहले दो चीजें बना ली हैं, अब इस पर ही हम काम करेंगे और इसको संतुलित करेंगे। संतुलित मतलब क्या है, हर जगह हर एक उत्पाद को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में एक समस्या होती है, वो क्या है, 1962 का चीन का युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध, ये इसी समय हो जाता है। अब योजना का कार्यकाल समझो, इसी समय ये युद्ध हमारे देश को घेर लेता है, तो 65 और 66 में सूखा भी पड़ जाता है। ये पूछा गया एक बार कि किस पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ा था, तो 1965 और 66 में सूखा पड़ता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब इतनी चीजें जब हो जाती हैं तो कहा जा सकता है कि योजना कुल मिला के असफल रहती है, संकट आ जाता है। इसी बीच में 1966 से 1969 के बीच का योजना अवकाश रहता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, योजना अवकाश कब लिया गया था, 1966 से 1969 के बीच में। योजना अवकाश के बाद फिर से हम उठते हैं, खुद को संभालते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है। लक्ष्य क्या रहता है, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता। मुख्य फोकस क्या है, अब हरित क्रांति और गरीबी उन्मूलन। देखिए चूंकि स्थितियां फिर से बहुत खराब हो गई थी पाक युद्ध के बाद में, काफी हद तक हम गरीबी से जूझने लगे थे, तो इस योजना का उद्देश्य क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन। कैसे हो सकता था, हरित क्रांति जैसी अगर योजनाएं आएंगी तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इसी योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लागू किया जाता है, किसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये चीज ध्यान रखिएगा, एमएसपी कब लागू किया गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। परिणाम इसके क्या होते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है और सीमित सफलता मिलती है। इसमें हम सफल तो होते हैं, यही तो हमारा उद्देश्य था ना, एक ये था, तो हम सफल तो हुए लेकिन अभी उतने सफल नहीं हुए हैं। कृषि उत्पादन में हमें बेहतर वृद्धि देखने को मिलती है। एमएसपी वाला जो बात है ये हमें इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद आती है पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1974 से 1989 का है। इसमें क्या होता है, लक्ष्य क्या रखा गया, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने पहले से पॉइंट बना लिए कि हमें ये चीज पर हमें ध्यान देना है, चाहे मान सकते हैं कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, संस्थानों का निर्माण है। ऐसे करके हमने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया और परिणाम क्या मिलता है, आर्थिक विकास होता है। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई ने इसे समाप्त कर दिया, इसको 1978 में समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 1985। देखिए इसको पूरे को टॉपिक को आप पढ़ेंगे जो, तो इस नज़र से पढ़ेंगे कि राजनीति की नज़र से इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स की नज़र से कि हम कितना धीरे धीरे ग्रोथ करते गए हैं, इसके बाद क्या क्या होता गया और कहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं।
छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा जाता है? आर्थिक उदारीकरण और रोजगार में वृद्धि। देखिए, हम गरीबी तक तो आ गए हैं, गरीबी तक कंट्रोल करने लगे हैं, अब हमें परमानेंट रोजगार चाहिए और आर्थिक उदारीकरण के लिए हम काम करेंगे। फोकस क्या रहता है? गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी विकास। अब यहीं पर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो भी बनाते हैं, धीरे धीरे हम इन पर काम करना शुरू करते हैं। इसके अलावा हम अपने लिए अब अंतरिक्ष की तरफ जाने का भी विचार शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी में विकास मिलता है और गरीबी में कमी आती है। गरीबी में कमी आना शुरू होती है, जो कि हमारा फोकस भी था। यानी ये दो लक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और योजना सफल मानी जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। लक्ष्य इनका रहता है कि आत्मनिर्भरता और उत्पादन में वृद्धि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का विकास संतुलन। अब धीरे धीरे हम इंडस्ट्री वगैरह पर काम करने लगे हैं, इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, इन पे काम करने लगे हैं। तो परिणाम हमें क्या मिलते हैं? आर्थिक सुधार होते हैं और फिर से एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। देखिए, सरकार के जाते ही नई जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से क्रियाएं करती है। जब वो अपने हिसाब से काम करती है तो कहीं ना कहीं से एक अस्थिरता आती है और हमारी जो योजना, पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे लिए पुराने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद आता है अष्टम पंचवर्षीय योजना, यानी 1992 से 1997 के बीच में। यहाँ पर मनमोहन जी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला समय है 8वीं पंचवर्षीय योजना का। ये पूछा गया है कि ये सब किस योजना में आया है। फोकस क्या है? आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। अब नई आर्थिक नीति भी इसी में लागू होती है, ये सफल होती है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? एक हमारा देश जो बहुत डिस्टर्ब था कई चीज़ों से, कभी राजनीतिक कारण, कभी भुखमरी, कभी ये सब चीज़ें, इसी बीच में इन्होंने ये एलपीजी की नीति लाए। एलपीजी की नीति जब आती है, इसके बाद ये सरकार लागू करती है और हमारी यही आर्थिक नीति जो है हमें निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देती है और निवेश को भी बढ़ावा देती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ से मजबूत होना शुरू होती है। इसके बाद आती है नवम पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। अब क्या होता है? देखिए, उदारीकरण तक तो हम चीजें पहुंच गए हैं, समझ गए हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण विकास और इसमें सामाजिक न्याय। अब हम गांवों का विकास शुरू कर देते हैं। ग्रामीण विकास में रोजगार सृजन, इसमें हमें बहुत कम सफलता मिलती है। ये बहुत योजना सफल नहीं मानी गई है क्योंकि इसमें राजनीतिक अस्थिरताएं चलती रही हैं और इसी में कई बार क्या हुआ है, योजनाओं में फेरबदल किया गया है। तो इस ड्यूरेशन में हम कह सकते हैं कि हम उतना सफल नहीं हुए हैं, लेकिन यह है हमारा काम थोड़ा बहुत गति पकड़ा है। इसके बाद आती है दसम पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। इसमें क्या होता है? मानव विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम शुरू करते हैं। अब हमारी जीडीपी अच्छी खासी बढ़ती है। इसमें हम काम किस पर करते हैं? डेवलपमेंट पर काम शुरू कर देते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम काम शुरू कर देते हैं उन सभी घटकों पर जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनसे हमारी ग्रोथ होती है। विदेशों से हमारे संबंध बेहतर होने लगते हैं, विदेशों से हमारा व्यापार शुरू हो जाता है। तो ये सब कब होता है? दसम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आती है एकादश यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके मुख्य समय क्या होता है? 2007 से 2012। लक्ष्य क्या है? तेज और समावेशी विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, इनका फोकस रहता है। इस समय में भी काफी सुधार होता है। देखिए, यहाँ तक आते आते लोग काफी जागरूक हो गए थे। लोग जब जागरूक हो गए तो वो अपनी आवश्यकताओं को समझने लगे, फिर अपने हकों को जानने लगे। हक को जाने तो फिर उनकी सरकार से मांग बढ़ी। सरकार से मांग बढ़ी तो सबसे पहले वो शिक्षा के लिए बढ़े। जब वो शिक्षित होना शुरू हुए तब चीज़ें सुधरना शुरू हुई। सरकार ने भी इसमें ग्रामीण विकास और शिक्षा को फोकस किया था। इस प्रकार ये पंचवर्षीय योजना भी सफल होती है और देश तरक्की की तरफ ही बढ़ता है। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, द्वादश पंचवर्षीय योजना। 2012 से 17 का इसका समय था, लेकिन ये 15 में खत्म कर दी जाती है। फिर से सरकार बदलती है तो चीजें बदलती हैं। ये इनका उद्देश्य क्या था? सतत और समावेशी विकास, सतत विकास। यह योजना पूरी तरह सफल नहीं रही। 2015 में इसे बंद कर दिया गया और पंचवर्षीय योजनाएं यहीं पर समाप्त कर दी जाती हैं। चूंकि 2014 में
मोदी जी आते हैं। मोदी जी इस योजना को शुरुआत तो करते हैं, मतलब चूंकि 12 से चल रही थी तो चल तो रही ही थी, लेकिन अगले ही साल 2015 में इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग क्या करता है, वो फिर पूरी प्लानिंग करता है नए तरीके से। उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष पीएम रहता था। अब नीति आयोग एक लंबे दूरदर्शी तरीके से काम करता है। नीति आयोग पर हम पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे, पूरा हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्या काम करता है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1951 से लगाकर 2015 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। योजना अवकाश भी बीच में रहा है, जो हमने आपको समझाया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको चीज़ें यहीं पर कंप्लीट करा दें, आगे भी जितनी होंगी हम कंप्लीट करा देंगे। स्टैटिक जीके को आपको हम इतनी आसानी से समझा देंगे कि आप परीक्षा में आराम से उसको केवल याद करके चीज़ें लिख सकें, आपको चीज़ें रटनी ना पड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।